बेसिक बहुत छोटा सा है, अपने उस पर डील कर लेते हैं कि भाई बीएनएसएस की हिस्ट्री क्या है। ये तो हम सबको ही पता है कि भाई पहले एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाम से एक्ट होता था। ये किस लिए काम आता है? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस होते हैं उसके अंदर क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, उसके लिए ये एक्ट बोल दो या स्टैट्यूट बोल दो लाया गया। तो पहले तो होता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब उसी को नाम हो गया है, मतलब उसको रिपील करके, मतलब उसको खत्म करके कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नया एक कोड। वैसे तो हम वर्ड कोड यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब इन्होंने संहिता नाम दे दिया, हमको संहिता वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। पहले तो अपने ऐसे बोल देते ना भाई कोड, अपने नॉर्मल लिख देते दिस कोड, अब दिस कोड नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? संहिता। कि भाई पहले तो कोड हुआ करता था, अब संहिता हो गया है। ठीक है, हालांकि कोड का हिंदी में ही है, बट हमको वर्ड चाहे इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले, हमको अब वर्ड संहिता ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला कोड हुआ करता था, अब ये संहिता हो गई है। छोटा सा अगर बात करूं तो जो आप लोगों को भी पता है कि ये फोर्स में आया 1 जुलाई 2024 को, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023। ये प्री का क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियस नया एक्ट है, नया संहिता है, एक्ट तो बोल नहीं सकते इसको, नया संहिता आया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है कब फोर्स में आया, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, ये हमारे लिए प्री का क्वेश्चन है। और ये बात आप सब लोगों को भी पता है, बट इसके अंदर एक छोटी मोटी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि मानते हैं कि भाई ये आपके जो ये हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, ये आपके प्री में या मेंस में इतना नहीं आने के चांसेस, मेंस में तो ऑब्वियस ही नहीं है चांसेस, प्री में जो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बता दिया। बट जिस तरह से इस बार का राजस्थान का मेंस का पेपर हुआ है, उसके अंदर ऐसे पूछा गया था कि जो नए वाले क्रिमिनल लॉ हैं और जो इससे पहले जो क्रिमिनल लॉ होते थे उनमें क्या फर्क आया है, क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं नए क्रिमिनल लॉ से। तो अगर ऐसे आता है हमको, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में आ चुका है, तो कोई दूसरे स्टेट के अगर एग्जाम में ऐसे आता है इस टॉपिक के ऊपर, अगर हमको उसकी हिस्ट्री पता है तो हमको ऐसे लिखने में थोड़ी ऐसी चीजें, मतलब ऐसे के अंदर हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं तो हमारा ऐसे अच्छा हो जाता है। तो इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 2015, 2019 और फाइनली आया 2023। ये 3 साल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 के अंदर जस्टिस मल्लिमथ कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस मल्लिमथ, तो एक मल्लिमथ कमेटी बनाई गई। एक्चुअली में तो ये मल्लिमथ कमेटी सिर्फ क्रिमिनल बीएनएसएस या बीएनएस या बीएसए के लिए नहीं बनाई गई थी। एक्चुअली में ये कमेटी बनाई गई थी, एक मिनट, ठीक है, एक्चुअली में ये कमेटी बनाई गई थी कि भाई आप लोग एक अपना कमेटी बिठाइए, रिसर्च करिए, ये बताइए कि जो क्रिमिनल लॉज जो चल रहे हैं, मतलब 2015 की बात कर रहा हूँ, कि भाई 2015 में ये बात होती है कि जो क्रिमिनल लॉज जो चल रहे हैं वो क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या किसी तरह के चेंजेस की जरूरत है। तो बात उठी कि भाई चेंजेस की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिस रिपोर्ट के बेस पर 2018 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी, मतलब आज जब जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ा है या जिन्होंने आईपीसी पढ़ा है या फिर सीआरपीसी आईपीसी पढ़ते टाइम कोई नई नई बातें आई थी, 2018 के अंदर कई अमेंडमेंट्स किए गए थे, चाहे प्रक्रिया के बोल दो, चाहे कुछ नए प्रोविजन बोल दो, ये सब। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ था रेप वाले प्रोविजंस के अंदर, या रेप वाले मेडिकल एग्जामिनेशन बोल दो, इन सब के अंदर। तो 2015 के अंदर मल्लिमथ कमेटी ने क्रिमिनल लॉ के लिए रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने बोला कि भाई ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो उस समय तो 2018 के अंदर अमेंडमेंट करके जितने भी रिफॉर्म्स किए जा सकते थे कर दिए। बट उस समय ही जब कमेटी ने ये बात बोली थी, तो कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशन किया था कि भाई जो ये कानून चल रहा है ना आपका, चाहे सीआरपीसी है, चाहे आपका आईपीसी है, चाहे आपका एविडेंस एक्ट है, वो बहुत पुराना हो चुका है। अब आप नए कानून बनाइए, नए जो सिनेरियोज हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये कंप्यूटर का जमाना आ गया, डिजिटल हो चुका है काफी कुछ, तो उनको लेकर भी आप लोग कई चीजें जोड़िए। तो इन्होंने तो ये रिकमेंडेशन किया कि भाई नए कानून की जरूरत है, ये सब। तो 2018 में अमेंडमेंट्स तो हुई,
बट नए कानून की भी इन्होंने रिकमेंडेशन डाली। 2019 के अंदर बिल लाए गए थे। बीएनएसएस बोल दो, हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतना बोलेंगे, अदरवाइज जो बिल लाए गए थे वो थे बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए बिल। हम बिल क्यों बोल रहे हैं, एक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक कोई भी बिल संविधान मतलब पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल जाती, तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो अभी तक ये बिल लाए गए थे। तो 2019 के अंदर बीएनएसएस बिल लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, पर वो जो भी हुआ, क्या वजह रही क्या नहीं रही, उसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर कोई खास सेशन वगैरह हुए, तो वो पास वगैरह नहीं हुआ था। फाइनली 2023 के अंदर दोबारा बिल लाया गया, बीएनएसएस सेकेंड बिल 2023। ये दोनों हाउसेस से पास हो गया दिसंबर महीने के अंदर, मतलब अगस्त में लाया गया था। दिसंबर महीने में ये पास हुआ और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गए। और फोर्स में कब आया ये? फोर्स में आया 1 जुलाई 2024 को। तो अगर इन शॉर्ट हिस्ट्री की बात की जाए, अगर हम इन शॉर्ट एक हिस्ट्री की बात करें, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हिस्ट्री कहां से चलती है? उसकी हिस्ट्री सन 2015 से चलती है। 2015 के अंदर मल्लिमथ कमेटी बनाई गई थी, जो जिसके हेड जो थे वो जस्टिस वीएस मल्लिमथ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस थे। तो उन्होंने कमेटी तो बनाई गई थी क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म्स के लिए, कि भाई आप हमको बताइए कि क्रिमिनल लॉ में क्या रिफॉर्म की जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने कई रिकमेंडेशन डाली। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2018 में भी अमेंडमेंट हुई थी, और उस रिकमेंडेशन के बेस पर 2019 में बीएनएसएस का बिल भी लाया गया। 2019 में बिल भले ही लाया गया था, पर उस बिल के ऊपर ज्यादा बात हो नहीं पाई, ना ही वो बिल इतना कुछ पास हुआ। फाइनली 2023 के अंदर बीएनएसएस का दोबारा बिल लाया गया। अगर बिल की नाम बोले तो हम बीएनएसएस के बिल को क्या बोलते हैं? बीएनएसएस सेकंड बिल, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल 2023, जो अगस्त में लाया गया। 2 दिसंबर के अंदर वो पास हो गया था और 25 दिसंबर को उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी। हमारे लिए इस पूरे टॉपिक के अंदर, अगर हिस्ट्री की बात करें, इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ ये दो एक क्वेश्चन है जो आपसे प्री का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डाउट इसके अंदर। ठीक है जी। अब अपने आते हैं, मतलब एक छोटी सी लाइन है, इसी हिस्ट्री को लेकर ही है। पहले था सीआरपीसी 1898, सीआरपीसी 1973, बीएनएसएस 2023। यहां पर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने लिए कि भाई आज के समय में बीएनएसएस चलता है, उससे पहले सीआरपीसी 1973 था, उससे पहले 1898 वाला था, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर को चलाता था। हमको कहीं दिक्कत नहीं आती है। बट प्री का एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बीएनएसएस का अगर क्वेश्चन बनेगा तो, कि कौन से सेक्शन के अंदर ये बात बोली गई है कि बीएनएसएस जो है सीआरपीसी 1973 को रिपील करता है। अब इंट्रोडक्शन में हम देखें, बेर एक्ट को शुरू से उठाएं, तो वहां पर रिपील का प्रोविजन नहीं है। रिपील का प्रोविजन कभी भी आपको शुरू में नहीं मिलेगा। रिपील का प्रोविजन हमेशा, कोई भी एक्ट है, कोई भी बेर एक्ट वाला कोई भी जो भी लॉ होगा, उसके बिल्कुल आखिरी में आपको वो प्रोविजन मिलेंगे। तो आपको अगर रिपील का प्रोविजन की बात करें कि भाई बीएनएसएस ने रिपील किया सीआरपीसी 1973 को, वो है सेक्शन 531, 531 सबसे आखिरी सेक्शन है बीएनएसएस का।
सेम सीआरपीसी ने रिपील किया 1898 को, कहां पर बोला गया? सेक्शन 484, सबसे आखिरी सेक्शन सीआरपीसी का। ऑब्वियस सीआरपीसी तो अब जब तक आप लोग एग्जाम दोगे तब तक तो बीएनएसएस वैसे ही काफी फ्लो में आ चुका होगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई रिपील का प्रोविजन या रिपील का सेक्शन नंबर क्या है? 531। या वो ऐसे पूछ सकता है कौन सा सेक्शन नंबर, ये कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि भाई बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है सीआरपीसी 1973 को रिपील करेगा, सेक्शन 531। ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का। 3 क्वेश्चन अपने हिस्ट्री में से बनते हैं। 1 कब एसेंट मिली बीएनएसएस को, 2 कब फोर्स में आया, 3 रिपील का सेक्शन नंबर क्या है। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे चलें। ठीक है जी, अब अपने आते हैं हिस्ट्री। यहाँ पे खत्म होती है अपनी हिस्ट्री के अंदर जानने लायक कुछ नहीं है, बस ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, तो अपने को पता होने चाहिए। लो भाई, अब आते हैं इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो हमारे प्री में आ सकता है। बीएनएसएस का अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो भाई इसमें टोटल चैप्टर है 39, टोटल सेक्शन है 531। इसमें पहले हुआ करते थे टोटल चैप्टर 37 और टोटल सेक्शन 484। पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, नया लॉ है तो उसके इंडेक्स से क्वेश्चन आने बेसिक बनते हैं भाई, इंडेक्स से रिलेटेड बातें पूछनी बनती हैं। तो बीएनएसएस के अंदर अब कितने चैप्टर हो गए हैं? 39, टोटल सेक्शन कितने हो गए हैं? 531। 2 चैप्टर बढ़ने, मतलब पहले 37 थे, अब 2 चैप्टर बढ़ने लाजमी है, क्योंकि अगर पुराने वाले कोड को आप उठाएं, सीआरपीसी को उठाएं, उसके अंदर 2 ऐसे चैप्टर थे जो अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। उन्हीं 2 चैप्टर को अब वहां पर बिल्कुल अलग एक चैप्टर नंबर दे दिया गया है। तो टोटल चैप्टर है 39, टोटल सेक्शन है 531। ध्यान रखना, ये आपके प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीआरपीसी का, हालांकि मतलब सॉरी बीएनएसएस का, या पूरा पहले तो सीआरपीसी का ही पेपर आता था, हालांकि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट सीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टोटल ऑर्डर नंबर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं। तो अगर सीपीसी में पूछा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस बार बीएनएसएस में पूछ लेगा कि भाई बीएनएसएस के अंदर टोटल चैप्टर नंबर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं। और वो ज्यादातर ऐसे किसी भी क्वेश्चन को ऐसे बोलता है, भाई टोटल चैप्टर या टोटल सेक्शन कितने हैं, ऐसे लिखा होगा, चैप्टर है 37, सेक्शन है 531। चैप्टर है 38, सेक्शन है 531। चैप्टर है सेक्शन 37, सेक्शन है 584। चैप्टर है 39, सेक्शन है 531। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों चीजें याद रखना, चैप्टर 39, सेक्शन 531, ये एक और प्री का क्वेश्चन जो अपने आ सकता है अगर बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन की बात करें। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर? पार्ट 1 आपका बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है,
बट ये भी ध्यान रखना कि प्रोविजन जितने इजी होते हैं ना, क्वेश्चन आने के चांसेस भी वहीं से ज्यादा होते हैं। इजी प्रोविजन, मान लो जो बातें बिल्कुल डायरेक्ट निकलती है ना, वहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग इजी बनती है कि भाई अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है, उसने लाइन पढ़ी या उसने पैराग्राफ पढ़ा और उसको वो पढ़ते ही समझ आ गया, तो उसके लिए क्वेश्चन इजी बनेगा। वही कोई ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखती हैं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर नहीं याद करने हैं, बिल्कुल नहीं याद करने हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ जस्ट मिनट ना, एक ना व्हाट्सएप चालू रहेगा, क्योंकि हमारे सिर्फ ही बीएनएसएस पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पेपर बनता है। जैसे अगर मैं अभी वाले की बात करूं, जो भी राजस्थान हुआ, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई सीआरपीसी पूछा जाएगा, चाहे प्री ले लो चाहे मेंस ले लो, कहीं पर भी बीएनएसएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर ऐसे भी आया है ना, तो उसमें उन्होंने ये नहीं बोला बीएनएसएस के बारे में लिखो, उन्होंने जस्ट एक जनरल टॉपिक दिया, जो अपने को एक ऐसे तो ऑब्वियस होता है, जनरल अवेयरनेस को लेकर टॉपिक होता है, तो वही आया बस। ओके, तो अगर अपना सिलेबस आएगा, ऑब्वियस है जब तक आप लोग एग्जाम दोगे तब तक तो ये नए वाले क्रिमिनल लॉ बहुत ही अच्छे से फ्लो में आ चुके होंगे, तो आपके सिलेबस में नए वाले क्रिमिनल लॉ ही पूछे जाएंगे। तो हमको सिर्फ नए वाले के ही सेक्शन नंबर याद करने हैं। पुराने वाले में भी मैं आपको ये यहाँ पर इतना ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक जो आपको बेसिक नॉलेज है ना, ऐसी चीजें ना इंटरव्यू में काफी पूछ ली जाती है। जो अपने बात कर रहे हैं ना, ये चीजें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे अगर अभी वाला जो इंटरव्यू होगा, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि नए वाले क्रिमिनल लॉ को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी बेसिक चीजें हैं नए वाले क्रिमिनल लॉ को लेकर, वो पूछी जाएंगी। तो ये चीजें आपके इंटरव्यू में ज्यादा पूछी जाती है। तो सेक्शन नंबर सीआरपीसी का बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले का, नए वाले का याद कर लेना। और जहां पर भी कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, कोई छोटा मोटा चेंज होगा उसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो भाई, अब अपने आते हैं इसके इफेक्ट को लेकर। दो टॉपिक हमने पढ़े हैं अभी तक, इसकी हिस्ट्री क्या थी, और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई इससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। अब आते हैं इफेक्ट। कोई भी कानून के अंदर बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, सीपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोई भी है, कोई भी लॉ बोल दो, स्टैट्यूट बोल दो, जिसके इफेक्ट की बात की जाती है, तो हम उसके इफेक्ट को दो चीजों पे देखते हैं कि भाई नंबर 1, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा क्या, नंबर 2, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, इसका इफेक्ट सिर्फ फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को लगेगा या पास्ट की चीजों को भी लगेगा। ये अपने से दो चीजों पे अपने को इफेक्ट देखना होता है। अब पहली बात आ जाती है भाई, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर बीएनएसएस के अगेंस्ट कोई भी कानून का कोई भी प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल बीएनएसएस का सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन नंबर ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं मैं, सेक्शन 100 ये बोलता है कि भाई जो मर्डर का ऑफेंस होगा उसका ट्रायल किया जाएगा सीजेएम द्वारा, ये बीएनएसएस ने बोल दिया, ठीक है। अब एक लॉ बनाया गया, एबीसी एक्ट 2000, कोई भी हो, चाहे बाद का हो पहले का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला कि अगर मर्डर होता है जो एबीसी एक्ट के अंदर आता है, उसका ट्रायल किया जाएगा सेशन कोर्ट द्वारा। ध्यान देना, बीएनएस ने बोला, बीएनएसएस ने जनरली बोल दिया भाई अगर कोई भी किसी का मर्डर करता है तो उस ऑफेंस को ट्रायल कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम, जो सेशन जज से नीचे होता है। एबीसी एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया एबीसी एक्ट। उसने बोला कि भैया अगर मर्डर होता है और वो मर्डर एबीसी एक्ट के अंडर आता है, और तो उसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट करेगा।
तो कहानी ये उठती है कि भाई यहां तो बोला जा रहा है मर्डर का ट्रायल सीजेएम करेगा, यहां बोला जा रहा है मर्डर का ट्रायल कौन करेगा, सेशन कोर्ट करेगा। अब दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। मर्डर का ट्रायल सीजेएम कर रहा है, मर्डर का ट्रायल सेशन कोर्ट कर रहा है। अब कौन करेगा या कौन से एक्ट को इफेक्ट में रखा जाएगा? तो यहां पर ये बात बोली जाती है कि भाई ये जो आपका बीएनएसएस है ना, या फिर बीएनएसएस ले लो, बीएनएस ले लो, आपका सीपीसी हो गया, इन सब का जो इफेक्ट होता है ना, वो ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि ये एक जनरल लॉ होते हैं जो सिर्फ तभी लागू रहते हैं या तभी इफेक्ट में रहते हैं जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन नहीं है। मतलब कि अगर कानून ने कोई, मतलब पार्लियामेंट ने कोई स्पेशल लॉ बना दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल लिख सकता हूं मैं, पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्रिमिनल कानून है, डीवी एक्ट हुआ, पोक्सो हुआ, क्रिमिनल है। पोक्सो एक्ट ने यह बोल दिया कि भाई अगर कोई भी ऑफेंस होता है जो पोक्सो एक्ट के अंडर आता है तो उसका ट्रायल सेशन कोर्ट करेगा। अब वो ऑफेंस चाहे कोई भी हो, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई बीएनएसएस तो बोलता है मर्डर का ट्रायल सीजेएम करेगा, पोक्सो एक्ट में अगर मर्डर होता है या कोई भी ऐसा मर्डर है जो पोक्सो एक्ट के अंडर आता है उसका ट्रायल भी सीजेएम कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो आपका बीएनएसएस है इसका कभी भी ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। ये एक जनरल लॉ है जो कभी भी स्पेशल लॉ के खिलाफ नहीं जाता, ये स्पेशल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा नहीं होगा। अपने इससे रिलेटेड सेक्शन भी पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पर ये बात बोली गई है, कौन सा ऐसा केस लॉ है जिसके अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि भैया इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। पर ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया? ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये चीजें ना इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं, ये लोग आप मतलब ये चीजें आपके प्री में तो नहीं आएंगी, ये जो टॉपिक है ऐसा, ये टॉपिक में से प्री मेंस का तो क्वेश्चन कभी नहीं बनता, बट इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं ऐसी चीजें, तो ध्यान रखना है। ये बेसिक बातें हैं जो वो लोग मानते हैं कि भाई आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में बोलूं या फिर दूसरे तरीके से एक बात बोलूं कि भाई ये एक जनरल लॉ है। बीएनएसएस क्या है? एक जनरल लॉ है जो कभी भी किसी स्पेशल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। एक चीज। अब आते हैं, तो मतलब कि अगर हम बीएनएसएस में जो भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम तभी लगाएंगे, वो प्रक्रिया या वो प्रोविजन तभी लगेगा अगर कोई स्पेशल लॉ नहीं लग रहा है। अगर कोई भी केस को स्पेशल लॉ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल पोक्सो एक्ट लग रहा है किसी कानून को या किसी केस को, वहां पर आप बीएनएसएस को नहीं उठा सकते हो। वहां पर अगर कोई प्रक्रिया, कोई प्रोविजन पोक्सो एक्ट के अंदर बताया गया तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वहां आप बीएनएसएस का प्रक्रिया नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हुआ अपना पहला इफेक्ट। अब अपने आते हैं दूसरा इफेक्ट जो है प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब एंड तो नहीं, सॉरी, और कि भाई इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा या फिर रेट्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट। सिंपल सी भाषा में अगर आपसे क्वेश्चन जो आ सकता है, एक ऑफेंस होता है, आप लोग बताना, एक ऑफेंस होता है 1 मार्च 2024 को। ऑफेंस क्या है? मर्डर। उसके ट्रायल के अंदर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? सीआरपीसी का या फिर बीएनएसएस का? दोनों में से एक होगा, ये ध्यान रखना। दोनों मत बोल देना। क्वेश्चन है, बताइए। ऑफेंस हुआ मर्डर का, कब हुआ है?
1 मार्च 2024 का ट्रायल का प्रोसीजर कौन सा चलेगा भाई? उस केस का ट्रायल जो है, जो भी कोर्ट करेगी, अपने को कोर्ट से मतलब नहीं है, जो भी कोर्ट ट्रायल करेगी वो ट्रायल की प्रक्रिया कौन सी चीज वो फॉलो की जाएगी, सीआरपीसी या बीएनएसएस? अब हम ऐसी बात क्यों बोलते हैं भाई? आपने आंसर बिल्कुल सही दिया भाई, सीआरपीसी। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कानून होता है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, उस कानून का एक जनरल सिनेरियो रखा जाता है कि भाई उस कानून का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब वो कानून जिस दिन फोर्स में आता है 1 जुलाई 2024, उस दिन से लेकर कोई भी ऑफेंस अगर होता है, जिस दिन फोर्स में आया उस दिन से लेकर अगर कोई भी ऑफेंस होगा 1 जुलाई को, और उसके बाद कोई भी ऑफेंस होता है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो उसके ट्रायल का प्रोसीजर कौन सा होगा? बीएनएसएस। जैसे अगर एग्जांपल आता है आपके पास कि भाई एक ऑफेंस होता है, मर्डर ही बोल दो, मर्डर होता है 1 सितंबर 2024 को, तो ट्रायल की प्रक्रिया क्या कौन सी वाली फॉलो की जाएगी, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस? ठीक है, बीएनएसएस। ठीक है, ये एक इफेक्ट भी है, और इस एक चीज ने कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट कर दी है कोर्ट्स के लिए ना, चाहे कोर्ट बोल दो, वकील बोल दो, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। क्योंकि भाई जो केस 1 जुलाई से पहले रजिस्टर हुआ उसमें सीआरपीसी चलानी है, जो केस 1 जुलाई के बाद रजिस्टर हुआ या 1 जुलाई को रजिस्टर हुआ उसमें बीएनएसएस लगाना है। अब दिक्कत, चलो प्रक्रिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस भले ही नहीं हुआ है, पर वो सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, अब वो लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ड्राफ्टिंग हो गई है ना चीजों की, वो मुश्किल हो गई है। और ऑब्वियस है, अगर कोई भी चीज की ड्राफ्टिंग कोर्ट के अंदर, तो सबसे मेन चीज ही ड्राफ्टिंग होती है, फाइल बनाना, ऑर्डर लिखना, फाइल का जो भी चीजें हैं, वो ऑर्डर शीट वगैरह प्रिपेयर करना, अगर वो स्पीड स्लो होती है ना, तो ऑब्वियस है केसेस डिले ज्यादा होंगे। तो कोर्ट का जो इस समय का जो प्रोसीजर भी है ना, मतलब जो एक स्पीड जो है वो भी स्लो हो चुकी है। इस चीज ने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की है कि भाई दोनों ही लग रहे हैं आज के समय में कोर्ट्स के अंदर, दोनों ही कानून फॉलो किए जा रहे हैं। जो पुराने केसेस है उसमें सीआरपीसी लग रहा है, जो नए केसेस है उसमें बीएनएसएस लग रहा है। ओके, तो ये एक आपका इफेक्ट का एक टॉपिक है। ऑल्दो ये टॉपिक आपके प्री में, मेंस में कभी नहीं आएगा, बट आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, वो आपसे इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। मान लो उसने कोई एक एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर पोक्सो कोर्ट है, या पोक्सो कोर्ट के अंदर सीआरपीसी लगेगा या नहीं लगेगा, उसने ऐसे पूछ लिया इंटरव्यूअर ने कि भाई पोक्सो कोर्ट के अंदर सीआरपीसी लगता है या नहीं लगता है, तो हम वहां ऐसे बोलेंगे कि सर जनरली सीआरपीसी नहीं लगता है। पोक्सो कोर्ट का जो एक्ट है, पोक्सो एक्ट, अगर उसके अंदर कोई प्रक्रिया या प्रोसीजर बताया गया है तो वो लगेगा। अगर नहीं है, किसी प्रक्रिया को लेकर या किसी बात को लेकर पोक्सो एक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब हम सीआरपीसी लगा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? लो जी, अब आता है आपका हमने क्या क्या पढ़ लिया? हिस्ट्री हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इफेक्ट के अंदर दोनों हो गए, ओवरराइडिंग, अच्छा इसका वो रह गया, ओवरराइडिंग हो गया। अब आते हैं अपने इसके, जो प्री में भी पूछा जा सकता है आपसे, और जो आपसे मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन आता है, अभी तक तो राजस्थान में तो नहीं पूछा गया, बट बाकी मैंने 1-2 जगह ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है ये कि भाई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब पहले तो सीआरपीसी हुआ करता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करिए, या एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करिए।
तो बीएनएसएस के बारे में भी वो पूछ सकता है, और प्री में तो बहुत बार पूछा गया है। प्री में क्या क्या पूछा गया वो अपने बात कर लेंगे। तो अब अपने बात आती है कि भाई एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट। एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट का सिंपल सा मतलब है कि भाई इंडिया है, मान लो इंडिया पूरा है, जिसके अंदर लगभग आपके जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पूरी आती हैं, कितनी 28 और 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट हो गए, ठीक है, इतने ही होने चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, गलत हो तो देख लेना यार, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो आपका बीएनएसएस है ये होल ऑफ इंडिया पे लगता है या नहीं लगता। पूरे इंडिया पे लगेगा, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, सब पे लगता है या नहीं लगता है। ये है आपका एक्सटेंट का टॉपिक कि भाई बीएनएसएस का एक्सटेंट कितना है, इंडिया के सब स्टेट को लगेगा नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो किन किन स्टेट या किन किन यूटी या फिर किन एरियाज को नहीं लगेगा। एक उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी, ये तो हुआ एक्सटेंट का टॉपिक। उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई बीएनएसएस कौन कौन से केसेस को लगेगा, या फिर सिंपल सी भाषा में बोलूं, केसेस किस एक्ट के अंदर आने चाहिए जब बीएनएसएस लगेगा। भाई मान लो मैं कोई क्राइम करता हूं या फिर मैंने किसी का मर्डर किया, तो वो आईपीसी के अंदर मर्डर बन रहा है, या बीएनएस बोल दो नया वाला, उसके अंदर वो मर्डर बन रहा है। कोई ऐसे ऑफेंस होते हैं जो बीएनएस के अंदर नहीं, वो किसी स्पेशल लॉ के अंदर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड रेप पोक्सो में जाएगा, बीएनएस में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन से रिलेटेड कोई मैंने डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन कर दी है, वहां पर उसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, तो फिर वहां पर जाएगा, मैं उसके अंदर बीएनएस नहीं लगेगा। तो यहां पर यह बात बनती है कि अगर कोई ऑफेंस है, कोई एक्ट है, वो क्राइम बन रहा है अंडर बीएनएस, तब बीएनएसएस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर वो क्राइम बन रहा है किसी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ, तब बीएनएसएस लगेगा या नहीं लगेगा। ये है अपना एप्लीकेबिलिटी। एक्सटेंट के बारे में तो है सेक्शन 1, एप्लीकेबिलिटी के बारे में सेक्शन 4 भी है, सेक्शन 5 भी है। ये कुछ एक बेसिक अपने अभी पढ़ेंगे। तो एक्सटेंट के बारे में क्या है, एक्सटेंट का मतलब है भाई पूरे इंडिया को लगता है या नहीं लगता, अगर नहीं लगता तो कौन कौन से एरिया को नहीं लगता। दूसरा इज एप्लीकेबिलिटी। तो ये आपके मेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई बीएनएसएस की एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट के बारे में बताइए, और प्री में तो कई बार पूछा गया है। प्री में क्या पूछा गया वो भी मैं बता दूंगा। जी, कुछ भी डाउट जो मैंने अभी तो बोला इसके अंदर, फिर अपने इस टॉपिक पे आते हैं अपना एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएसएस। जी बताइए। इन्होंने कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके ठीक है, चलो भाई अब अपने आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आ जाते हैं इसके एक्सटेंट के ऊपर। एक्सटेंट की बात करें तो हम जनरली ये बोलते हैं कि भाई बीएनएसएस होल ऑफ इंडिया को लगता है, पूरे के पूरे भारत को लगता है, ये हम जनरल बोलते हैं। बट इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कि भाई ये स्टेट ऑफ नागालैंड को नहीं लगता है,
दूसरा एक्सेप्शन, ये ट्राइबल एरियाज को नहीं लगता है। अब स्टेट ऑफ नागालैंड तो हमको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना शेड्यूल 1 जो है उसने बकायदा बताए हुए हैं कितने स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट का क्या नाम है, तो वो मैप पे बताया गया भैया नागालैंड क्या होता है, बात खत्म हो गई। तो बीएनएसएस स्टेट ऑफ नागालैंड को नहीं लगता, बात खत्म, नागालैंड की जितनी भी टेरिटरी है। अब कहानी उठती है भाई ट्राइबल एरियाज क्या है। तो ट्राइबल एरियाज का यहां मतलब है वो एरिया जो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एज ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम बिफोर 21 जनवरी 1972। तो ट्राइबल एरियाज का यहाँ मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की सरकार ने बता दिया कि भाई हमारे एरिया के अंदर ये ट्राइबल एरिया है, वहां बीएनएसएस नहीं लगेगा, या किसी स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे स्टेट के अंदर इतना सा जो एरिया वो ट्राइबल एरिया है, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं तो बीएनएसएस नहीं लगेगा। नहीं, संविधान के अंदर बकायदा एक 6th शेड्यूल है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से एरियाज को ट्राइबल एरियाज माना जाएगा। अगर वो एरिया उस 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है तभी वो एरिया ट्राइबल एरिया माना जाएगा। तो ट्राइबल एरिया का एग्जैक्ट मतलब क्या है? आसाम का, आसाम स्टेट का वो एरिया जिसको 6th शेड्यूल में बताया गया है ट्राइबल एरिया। तो यहां पर अगर बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये किसको नहीं लगता है? ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या है यहां पर कि भाई आसाम स्टेट का वो एरिया या असम स्टेट का वो एरिया जिसके अंदर ये असम स्टेट का वो एरिया जो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ट्राइबल एरिया, उसको ये नहीं लगता है। तो होल ऑफ इंडिया को लगेगा बीएनएसएस, पर किसको नहीं लगेगा? नागालैंड को नहीं लगेगा, ट्राइबल एरिया ऑफ असम को नहीं लगेगा। इसमें कोई भी डाउट जो अभी तक? फिर आगे चलते हैं। ये आपका प्री का क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान रखना कि बीएनएस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बीएनएसएस किन किन एरिया को लगता है, तो वैसे लिखता है होल ऑफ इंडिया अदर देन, ऐसे क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट होगी होल ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाइज टू, एक ऑप्शन होगा होल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन होगा होल ऑफ इंडिया अदर देन स्टेट ऑफ जे&के, होल ऑफ इंडिया अदर देन जे&के, नागालैंड, ट्राइबल एरियाज, और चौथा ऑप्शन होगा होल ऑफ इंडिया, एक मिनट, होल ऑफ इंडिया अदर देन नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो यहां पर ध्यान दे देना कि बीएनएसएस आपका जम्मू और कश्मीर को अब लगता है, ये अप्लाई करता है अब जम्मू कश्मीर को। अब ये सिर्फ 2 ही जगह को नहीं लगता है, नागालैंड को, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम को। यहां पर ध्यान दे देना, चाहे वो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम लिखे या सिर्फ ट्राइबल एरियाज लिखे, अपने इतना ही ध्यान देना। वहां ये मत बोल देना कि उसने ट्राइबल एरिया ऑफ असम तो लिखा नहीं। बेयर एक्ट में ट्राइबल एरिया ऑफ असम को कैसे लिखा गया है? ट्राइबल एरिया। तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है। हाँ, ट्राइबल एरियाज को जब उसने समझ एक्सप्लेन किया है तब जरूर बोला है कि ट्राइबल एरियाज का यहाँ मतलब है ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। तो अपने ध्यान देना, चाहे वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज लिख दे, चाहे फिर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम लिख दे, अपने उससे ज्यादा पे मत जाना। तो ये क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना कि बीएनएसएस सिर्फ 2 जगह को नहीं लगता है, नागालैंड को और ट्राइबल एरियाज को। मतलब कि अगर ये पूछा जाए कि क्या बीएनएसएस जम्मू कश्मीर को लगता है? जी लगता है, बिल्कुल लगता है। इस ऑप्शन को टिक मत कर देना
कि बीएनएसएस पूरे इंडिया को लगता है अदर देन जम्मू कश्मीर नागालैंड ट्राइबल एरियाज? नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। बीएनएसएस सिर्फ 2 जगह को नहीं लगता है। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक? ठीक है, अब अपने आते हैं। नागालैंड हो गया, ट्राइबल एरियाज हो गए कि बीएनएसएस किनको नहीं लगता है। अब ये जो एक्सेप्शन है ना, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है भाई, ये एक अपवाद है, इस अपवाद का भी अपवाद है। अब ध्यान देना, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को नहीं लगता है, अब उसका भी एक्सेप्शन, मतलब कि जो हम बात बोल रहे हैं ना कि बीएनएसएस नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को नहीं लगता है, वो बात कब नहीं लगेगी, वो बात कब नहीं लगेगी? सबसे पहला अपवाद है चैप्टर 9, 11, 12 ऑफ बीएनएसएस। मतलब कि ये जो चैप्टर है ना 9, 11, 12 ऑफ बीएनएसएस, मतलब बीएनएसएस के अंदर आपके मतलब चैप्टर नंबर में है वो सारा 1 से लेकर 39 तक। एक चैप्टर 9 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है। क्या है वो एक बार छोड़ दो, क्या है वो एक बार छोड़ दो, वो जब अपने उसको पढ़ेंगे तब अपने उस पर बात कर लेंगे। और उस समय भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपने जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमने शुरू में पढ़ा था, फिर अपने उस पर बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि बीएनएसएस के अंदर 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ये इस अपवाद में नहीं आते हैं, मतलब कि ये पूरे इंडिया को लगते हैं, ये पूरे के पूरे इंडिया को लगते हैं, वहां पर ये अपवाद नहीं लगेगा। एक दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कहां की? स्टेट गवर्नमेंट्स नागालैंड की, स्टेट गवर्नमेंट असम एरिया की, उनको पावर दी गई है कि आप अप्लाई कर सकते हो या लागू कर सकते हो बीएनएसएस को अपने एरिया में, अपने एरिया में आप उसको लागू कर सकते हो। लो जी, अब इस पे क्या है ये देखते हैं। बीएनएसएस पूरे भारत को लगता है पर 2 स्टेट को नहीं लगता है, मतलब 2 जगह को नहीं लगता है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम को। बट इसका भी अपवाद है, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे इंडिया को लगेगी, वहां पर ये जो अपवाद वाले एरिया हैं वहां पर वो बात ही नहीं आएगी। चैप्टर 9, 11 और 12 वो पूरे भारत को लगेगा, चाहे नागालैंड है, चाहे ट्राइबल एरिया ऑफ असम है, चाहे कुछ भी है, हमको कोई देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नागालैंड और ट्राइबल एरिया ऑफ असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब वो एरिया जिस राज्य सरकार के अंडर आता है, उनको ये पावर दी गई है कि आप चाहो तो बीएनएसएस के प्रावधान को अपने एरिया में लगा सकते हो, आपकी जब इच्छा करे। तो ये है पूरा एक्सटेंट। अब यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बीएनएसएस जनरली, मतलब ये जनरल बात है कि बीएनएसएस नागालैंड को नहीं लगता है, बीएनएसएस ट्राइबल एरियाज को नहीं लगता है। पर एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो पूरे भारत को लगते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। चाहे वो ऐसे लिख दे या फिर वो ये बोल दे विच ऑफ द प्रोविजंस अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ऑप्शन होंगे चैप्टर 9, 10, 11, चैप्टर 9, 11, 12, चैप्टर 9, 11, 13, चैप्टर 8, 9, 10, चैप्टर 9, 11 और 12 जो है बीएनएसएस के, वो पूरे के पूरे भारत को लगता है, चाहे नागालैंड है चाहे ट्राइबल एरियाज है। 2 प्री के क्वेश्चन, ये प्री का आपका टॉपिक है, 2 प्री के क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, ध्यान दे देना। सेक्शन 1 है ये, सेक्शन 1। कोई भी डाउट कुछ भी? डोंट वरी, आज पहली क्लास है, अपने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद बस एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे ताकि आप लोग को पहली क्लास में ज्यादा लोड ना लगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि बता दिया मैंने क्वेश्चन क्या आ सकते हैं,
तो अच्छे से पढ़ लेना। और अगर मेंस में पूछता है फिर तो अपने को सब कुछ ही लिखना है। अगर उसने ऐसे ही पूछ लिया भाई बीएनएसएस की एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट के बारे में बताओ, फिर अपने को सारा कुछ लिखना है। यस, कोई भी डाउट? फिर अपने आगे चले। यस कनुप्रिया, डाउट है कोई? ठीक है, अब अपने आते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबिलिटी काफी इजी है। एप्लीकेबिलिटी में कुछ ऐसा इसकी तरह इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा हुआ है। एप्लीकेबिलिटी, वैसे तो हम एप्लीकेबिलिटी को बोलते हैं ये है कि भाई बीएनएसएस कब लगता है, बीएनएसएस कब लगेगा। और कानूनी भाषा में जो ये लैंग्वेज यूज की जाती है तो ऐसा होता है कि किस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को, किस इंक्वायरी की प्रक्रिया को, किस ट्रायल के प्रोसीजर को बीएनएसएस लगेगा। इन्वेस्टिगेशन सिंपल से मतलब इंट्रोडक्शन बता देते हैं, हालांकि अपने जब डेफिनेशन वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे ना तब अपने इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो प्री मेंस दोनों प्री का तो क्या मेंस का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब अपने एक बार इस पे इंट्रोडक्शन एक नॉर्मल बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, पुलिस जो जांच करती है, पुलिस द्वारा जो जांच की जाती है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और ट्रायल ये दोनों ही काम कोर्ट करता है। इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही काम कोर्ट करता है, बस फर्क ये होता है इंक्वायरी मतलब जो पूरा जो कोर्ट के अंदर जो प्रक्रिया फॉलो होती है, इंक्वायरी प्रक्रिया होती है चार्ज फ्रेम होने से पहले, या सिंपल सी भाषा में बोलूं, जब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई केस बनता भी है या नहीं। आपने कई बार ऐसे न्यूज में पढ़ लेते हैं ना कि भाई कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, या फिर कोर्ट द्वारा जो है न्यूज का एक हेडिंग आती है यार, चार्ज फ्रेम की जाती है कि भाई कोर्ट ने उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे एक अपने हेडिंग पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट ने मान लिया कि उसने ऑफेंस किया है, नहीं। कोर्ट कह रही है कि भाई हाँ, प्राइमा फेसी मतलब मुख्यतः मतलब शुरू में हमको देखने पे और जिस तरह से अभी तक सबूत आए हैं, बातें आई हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ऑफेंस हो सकता है, शायद ऐसा क्राइम हुआ है। तो ये होता है जांच, इंक्वायरी। ट्रायल कब चालू होता है? ट्रायल चालू होता है चार्ज फ्रेमिंग के बाद। करते दोनों ही कोर्ट है। इंक्वायरी वो स्टेज होती है जिसमें कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई क्या ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। ट्रायल के अंदर कोर्ट को लग रहा है कि केस बनता है और कोर्ट ने कहा कि भैया प्रॉपर ट्रायल चलाओ, एविडेंसेस वगैरह मंगाओ, प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील को बोलो वो अपने एविडेंस लाए, एक्यूज को बोलो वो अपने एविडेंस लाए, दैट इज ट्रायल। हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन, अभी तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है इतना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल क्या होता है वो अपने आगे देखेंगे इन डिटेल, कि भाई बीएनएसएस कब लगेगा, मतलब कि किस जांच को या किस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की प्रक्रिया को बीएनएसएस लगेगा। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो बीएनएस, कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई भी ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस बन रहा है अंडर भारतीय न्याय संहिता, नया वाला आईपीसी, तो उस ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन होएगी, उस ऑफेंस की जो इंक्वायरी होएगी, उस ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो एज पर बीएनएसएस होगा। ये एक बात है। अब यहीं पर एक दूसरी बात भी बनती है कि अगर जो एक्ट है वो ऑफेंस
बीएनएस में नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी और एक्ट में लग रहा है, अदर एक्ट, कोई भी बोल दो, चाहे कुछ भी लिख दो, पोक्सो कुछ भी, पर अपने ऐसे लिखेंगे अदर एक्ट में, पोक्सो या कोई भी क्रिमिनल जो भी स्पेशल लॉ बनाए जा रहे हैं उनमें से किसी में बन रहा है, राजस्थान एक्साइज एक्ट बोल दो, आर्म्स एक्ट बोल दो, ऐसा कुछ भी है, तो उस ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इंक्वायरी होगी या जो ट्रायल होगा, वो किस प्रक्रिया से होगा, वहां बीएनएसएस लगेगा या नहीं लगेगा। ये सिंपल है, यहां पे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी एक्ट है जो ऑफेंस बनता है बीएनएस के अंदर, उस ऑफेंस की जांच, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एज पर बीएनएसएस होगी, बात खत्म। पर अगर कोई भी ऑफेंस बीएनएस के अलावा कोई, मतलब नए वाले आईपीसी के अलावा किसी एक्ट के अंदर ऑफेंस है, तब क्या होगा? तब यहां पर दो बातें हैं। पहली कंडीशन, अगर उस एक्ट में प्रोसीजर बताया गया है, अगर एक्ट में प्रोसीजर बताया गया है, और दूसरा क्या है, अगर एक्ट में प्रोसीजर नहीं बताया गया है। तो अगर तो उस एक्ट के अंदर प्रोसीजर बाकायदा बताया गया है, जैसे पोक्सो की बात करूं तो पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, पोक्सो एक्ट के अंदर बाकायदा कुछ एक जगह पे बताया गया है कि अगर बच्चे का एविडेंस होगा या पुलिस वाला एविडेंस रिकॉर्ड करेगा तो कहां करेगा, वर्दी में नहीं होना चाहिए, लेडी पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, तो ये प्रक्रिया है। तो अगर तो उस एक्ट में प्रक्रिया बताई गई है, किसी प्रावधान को लेकर या किसी बात को लेकर प्रोसीजर बताया गया है कि जांच कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा, तब तो वो एक्ट ही लगेगा, तब तो उस एक्ट के प्रोविजन ही लगाएंगे। बट अगर उस एक्ट में किसी चीज के ऊपर प्रोसीजर या किसी बात के ऊपर प्रक्रिया नहीं बताई गई है, चाहे किसी भी चीज की प्रक्रिया हो, तब वहां पर भी हम बीएनएसएस लगा देंगे, लगा देंगे। कोई भी डाउट इस बात के अंदर कि बीएनएसएस की जो एप्लीकेबिलिटी है, कि मतलब बीएनएसएस कब लगेगा, किस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को बीएनएसएस लगेगा? तो बीएनएसएस, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस बनता है बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, नए वाले आईपीसी के अंदर, तो उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे चाहे इंक्वायरी हो, चाहे ट्रायल हो, वो एज पर बीएनएसएस होगी। बट अगर कोई भी एक्ट है वो ऑफेंस बनता है किसी और एक्ट में, बीएनएस के अलावा किसी एक्ट के अंदर, तो वहां पर दो बातें रहेंगी। अगर तो वो एक्ट उस, मतलब उस एक्ट के अंदर प्रोसीजर बताया गया है तो फिर वो एक्ट लगेगा, अगर प्रोसीजर नहीं बताया गया है फिर वहां भी हम बीएनएसएस लगा देंगे। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? ये आपका, मतलब जो अभी मैंने बात बोली है, ये सेक्शन 4 में लिखी गई है। कोई भी डाउट जो मैंने अभी बोला? ठीक है। अब इसी को, जो ये बात बोली ना, यहां पर ध्यान देना, ठीक है, जो ये बात बोली है ना कि भाई बीएनएस के अलावा अगर कोई एक्ट है उसके अंदर कोई ऑफेंस होता है तब बीएनएसएस लगेगा या नहीं लगेगा, वो ये दोनों में से एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसी बात को इन्होंने सेक्शन 5 में लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। भाई देखा जाए तो ये अदर एक्ट की जो आप बात कर रहे हो, ये क्या है? ये आपके या तो स्पेशल एक्ट होंगे या आपके लोकल लॉ होंगे। मतलब कि भारतीय न्याय संहिता तो आपका जनरल कानून है, पोक्सो है आपका स्पेशल लॉ है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्पेशल लॉ है, आपने बकायदा एक स्पेशल पर्पस से उसको बनाया है। राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान आर्म्स एक्ट है, वो लोकल लॉ है, वो सिर्फ राजस्थान में लगता है। तो स्पेशल लॉ क्या होता है? वो जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। मान लो बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया, वुमेन्स के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए डाउरी का एक्ट बनाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, दैट इज स्पेशल लॉ। लोकल लॉ क्या हुआ? जिसका जो एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया रहेगा। मान लो राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान आर्म्स एक्ट है, तो यहां पर ये यही तो बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी एक्ट है वो ऑफेंस बनता है स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में, तब बीएनएसएस लगेगा या नहीं लगेगा, वो इन दोनों में से एक चीज पर डिपेंड करेगा। यही बात इन्होंने सेक्शन 5 में लिखी है। इसी बात को, ये जो हमने अभी बात पढ़ी है ना, सेम टू सेम, बस लैंग्वेज बदल दी कि भाई सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है कि भाई स्पेशल लॉ
और लोकल लॉ को बीएनएसएस नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो हम बोल कहते हैं अभी कि अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में कोई प्रक्रिया बताई गई है तो बीएनएसएस नहीं लगेगा, अगर नहीं बताई गई है तो बीएनएसएस लगेगा। उसी बात को इन्होंने सेक्शन 5 में लिख दिया। ये है आपका पूरा एप्लीकेबिलिटी। अगर वो आपसे सिर्फ पूछता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करो तो सिर्फ सेक्शन 4 नहीं, सेक्शन 5 पे लिखना। और ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन में बताया गया है कि भाई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के केस के अंदर बीएनएसएस नहीं लगेगा। अगर वो लैंग्वेज बकायदा ये लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, तब सेक्शन 5 बोलना, क्योंकि सेक्शन 4 में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जैसी लैंग्वेज नहीं यूज हुई है, मतलब भले ही सेम है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, वो एक जनरली बात करता है। कोई भी डाउट एप्लीकेबिलिटी को लेकर, आपका ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्री के अंदर तो एक्सटेंट वाले एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेबिलिटी में से तो नहीं आ सकता, बट मेंस के अंदर आपके एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक जनरली पूछ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई भी डाउट इस बात के अंदर जो मैंने अभी तक लिखा है? यस, किसी को कोई भी डाउट? फिर एक छोटा सा केस लॉ है, मन करे तो याद कर लेना, नहीं करे तो मत याद करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपसे वो एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर आप इतना भी लिख दोगे ना जितना आपने ने सेक्शन 1 पढ़ा, डाउरी बीएनएस में भी, अच्छा ठीक है, वो ऐसा होता है कि जो डाउरी का जो ऑफेंस होता है ना, अगर उसके अंदर डाउरी एक्ट लगाया जा रहा है तो फिर बीएनएसएस नहीं लगेगा। बट फॉर एग्जांपल 304 बी, मतलब अब नए वाला तो बीएनएस में मेरे को नहीं पता, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, डाउरी डेथ है और वो बीएनएस के अंदर लगाया जा रहा है, मतलब उसके अंदर आप आईपीसी या बीएनएस लगा रहे हो, फिर बीएनएसएस लगेगा, 304 बी ऑफ आईपीसी या फिर बीएनएस का जो भी है। पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अगर सेक्शन लग रहे हैं फिर सीआरपीसी नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? उन सब बातों को नहीं लगेगा जिनके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोविजन बताया गया है तो। डायरेक्ट मत बोल देना कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है के अंदर ऑफेंस है तो बीएनएसएस लगेगा ही नहीं, नहीं नहीं। कोई भी स्पेशल लॉ है, कोई भी लोकल लॉ है, अगर उसके अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल का स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है, तब बीएनएसएस नहीं लगेगा। अगर वहां पर कोई प्रोसीजर बताया ही नहीं गया किसी चीज को लेकर तो हम बीएनएसएस लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, पॉक्सो एक्ट लेते हैं अपने, ठीक है, स्पेशल लॉ है। पॉक्सो एक्ट में बोला गया है कि अगर बच्चे का जिसके साथ क्राइम हुआ है उसकी अगर क्या कहते हैं बयान दर्ज करने हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसका एविडेंस रिकॉर्ड करना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। सीआरपीसी में ऐसा, बीएनएसएस के अंदर हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं। बीएनएसएस में तो बोला गया भैया विक्टिम है, अगर लेडी विक्टिम है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर लेगी, अगर बाकी कोई भी पर्सन है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। अब है देखो, यहां पर स्पेशल बात बोली गई है कि अगर बच्चे का आप रिकॉर्ड करोगे, पोक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस है, तो लेडी पुलिस ऑफिसर। पर अगर मान लो पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रक्रिया नहीं बताई गई, अरेस्ट कैसे होगा, अरेस्ट कब होगा, ये नहीं बताया गया, बीएनएसएस लगा देंगे हम उस बात को। क्यों? क्योंकि उस चीज के ऊपर पोक्सो एक्ट साइलेंट है। सेम चीज हम डाउरी में भी फॉलो करेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगर किसी चीज को लेकर कुछ बता रहा है कि भैया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऑफेंस के अंदर अगर आप किसी को अरेस्ट करोगे तो ऐसे अरेस्ट होगा, या फिर कब अरेस्ट हो सकता है, कब नहीं हो सकता, तो हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का ही प्रक्रिया फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी डाउरी प्रोहिबिशन का एक एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर यह बात बोली गई है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ऐसा बोला नहीं गया, ऐसी एग्जाम्पल बना रहा हूं कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, बात ही खत्म। वो कहते हैं भाई डाउरी वाले प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आपका ऑफेंस हो रहा है, आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। बीएनएसएस तो बोलता है एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब वहां पर आप बीएनएसएस नहीं लगा सकते हो कि सर बीएनएसएस तो कह रहा है एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। नहीं सर, बीएनएसएस जनरली लगेगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ने मना कर दिया, हम नहीं दे सकते।
अगर उसने मना नहीं किया होता, वहां पर अगर उस बात पे एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बात साइलेंट होती, तब हम बीएनएसएस के अंदर आपको एंटीसिपेटरी बेल देखते, कोर्ट की इच्छा थी देती या नहीं देती। ठीक है, ये जो एप्लीकेबिलिटी है इसका मतलब ये है। कोई भी डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब एक केस लॉ है, लास्ट छोटा सा टॉपिक है बस, आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना, बता देता हूं ये केस लॉ आप कहां कहां यूज कर सकते हो। चाहे तो इफेक्ट का क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि मेंस में इफेक्ट वाला क्वेश्चन पूछने के बहुत रेयर चांसेस हैं। एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी में से कुछ भी पूछ ले वो, भैया बीएनएसएस कहाँ कहाँ लगेगा, बीएनएसएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन को लेकर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कुछ भी, बीएनएसएस का इंट्रोडक्शन दो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीएसएनएसएस, कुछ भी पूछ ले, ये केस फ्लो लिख देना। हालांकि सीआरपीसी का है बट कंसेप्ट सेम है, क्योंकि सीआरपीसी भी ये बात बोलता है कि भैया हमारा ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा, सेम चीज बीएनएसएस भी बोलता है। कौशिक चैटर्जी स्टेट ऑफ हरियाणा का केस लो है, जिसके अंदर बकायदा बात बोली गई है कि जो बीएनएसएस है, पहले सीआरपीसी था, बीएनएसएस लिख दो, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। या ये बोलूं कि ये स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इनको नहीं लगता है, इनको नहीं लगता है, ये केस लॉ है। तो बीएनएसएस की इंट्रोडक्शन को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप ये केस लॉ लिख देना। आपकी इच्छा हो तो, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि आपके पास वैसे ही कंटेंट काफी आंसर लिखने को, बट अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है। ये है आपका बीएनएसएस का इंट्रोडक्शन, आपकी बीएनएसएस की हिस्ट्री, एक्सटेंट, एक्सटेंट के बाद अपना आया एप्लीकेबिलिटी, ये सब चीजें। कोई भी डाउट अपने ने जो भी पढ़ा उसको लेकर, और उसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास अपने इतनी ही रखते हैं क्योंकि पहले ही दिन ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग पहले ही दिन से थोड़ा सब्जेक्ट को लेकर डरने लग जाओगे। कोई भी डाउट, कुछ भी? और हाँ, इस बार ना अपने सैटरडे को भी क्लास करेंगे, क्योंकि अपने ने ऑब्वियस वीक वीक में ही चालू किया है, तो सैटरडे को क्लास करेंगे, संडे को छुट्टी रखेंगे। फिर अगले हफ्ते से वही 5 डे क्लास होगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी। और अगर कंटेंट अपना अच्छा खासा बन गया तब तक, अगर अपने को लगा कि भाई तब तक प्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, इतने बन जाएंगे, तो फिर अपने संडे को टेस्ट भी रख देंगे। टेस्ट का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, पहले ही बता रहा हूँ, नोट्स, बेयर एक्ट, उससे बाहर टेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर भी नहीं जाएगा। तो जितने भी नोट्स के अंदर बातें बोली गई हैं, जितने भी आपके ये क्या कहते हैं बेयर एक्ट के अंदर बातें बोली गई हैं, उतना पढ़ लेना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास हमारी तरफ से खत्म है। नोट्स आपके, हाँ एक चीज और, अभी तो 2-3 दिन तो, ताकि जो लोग अभी तक, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा फीस वीस बाद में पे करेंगे वो, तो इसलिए जो है अभी हम लोग नोट्स जो है ग्रुप पे भी अपलोड कर रहे हैं, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ताकि जो लोग इनकेस नहीं भी अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनको नोट्स वगैरह मिलते रहे। बट 3-4 दिनों के बाद, मैक्सिमम 3 से 4 दिन ही अपने ऐसा करेंगे, उसके बाद आपके चाहे नोट्स हो, आपके टेस्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी होगा, वो आपकी जो आपका ऐप के अंदर जो आपका कोर्स का जो फोल्डर बना हुआ है, आपको वहीं पे ही मिलेगा। जो आज के आपके नोट्स जो हैं, हालांकि ग्रुप पे भेज दिए गए हैं, बट वो नोट्स आपके कोर्स में अपलोड कर दिए गए हैं। तो कोर्स वगैरह, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हो, क्लास वगैरह देखनी हो, जो भी कुछ होगा वो आपके कोर्स में ही होगा। ठीक है, शुरू के 3-4 दिन ग्रुप पे डालेंगे, उसके बाद ग्रुप पे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं होगा। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास हमारी तरफ से खत्म है।
ओके देन क्लास खत्म कर दें। चलिए जी फिर, थैंक यू सो मच। शाम को वही, शाम को 6 बजे क्लास होगी आपकी बीएनएस की, शाम को 6 बजे आपकी बीएनएस की क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच।